नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों, हमने पिछले क्लासों में संविधान की अनुसूचियों के बारे में जाना था कि हमारे संविधान की अनुसूचियां किस अनुसूची में कौन सी कही गई बातें हैं। दोस्तों, आज जो है हम जानेंगे कि संविधान का भाग। दोस्तों देखिएगा, संविधान का भाग जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ था तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या 365 थी, अनुसूची की संख्या इसमें 8 थी और भागों की संख्या 22 थी। लेकिन वर्तमान समय में दोस्तों अनुच्छेदों की संख्या 450 से भी अधिक और अनुसूची की संख्या 12 और इसमें भागों की संख्या 25 हो चुकी हैं। लेकिन गिनती में दोस्तों ये सभी अपनी जगह अभी भी वैसे ही हैं। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछे भाग की संख्या जब संविधान निर्माण हुआ था उस समय कितनी थी, तो 22 थी। वर्तमान समय में कितनी है? 25 है, लेकिन गिनती की संख्या में अभी भी 22 ही है। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि संविधान का भाग। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला भाग जो है भाग 1 जो है, भाग 1 हमें क्या कहता है देखिएगा। सबसे पहला भाग 1 हो या अनुच्छेद 1 हो या अनुसूची 1 हो, ये जो कही गई बातें हैं उसमें सिर्फ केंद्र और केंद्र शासित प्रदेश और राज्य, इन्हीं दो चीज़ों के बारे में समझाया गया है। तो सबसे पहले इसमें अगर प्रथम स्थान दिया गया है दोस्तों तो वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की प्राथमिकता दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 में जो कही गई बातें हैं वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य की चर्चा की गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 की बात जो है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। क्या की गई? राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। अब अगर पूछे कि बताइए भाग 1 में क्या कही गई बातें हैं, तो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य के बीच चर्चा की गई है कि इनमें कौन से राज्य को पुनर्गठन किया जाना चाहिए, किस राज्य को 2 भागों में बांट देना चाहिए। दोस्तों ये सभी बातें जो हैं वो भाग 1 में आते हैं। और अनुच्छेदों की बात करें दोस्तों तो इसमें अनुच्छेद 1 से लेके अनुच्छेदों की बात करें तो दोस्तों अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक को रखा गया है। 1 से लेके 4 तक को रखा गया है। अब आते हैं दोस्तों भाग 2। भाग 2 में हमें क्या मिलता है दोस्तों? इसमें नागरिकता। जब आप किसी राज्य का गठन कर लीजिएगा तो वहाँ के पब्लिक को क्या देना होता है? नागरिकता। तो दोस्तों भाग 2 में जो है वो नागरिकता की बातें कही गई हैं। तो देखिएगा दोस्तों, भाग 2 में जो है वो नागरिकता की चर्चा की गई है। नागरिकता की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता। अब आते हैं दोस्तों, जब नागरिकता मिल गई तो उस व्यक्ति का जो दायित्व बनता है वो बनता है मौलिक अधिकार का। क्या चीज़ का? मौलिक अधिकार का। तो दोस्तों मौलिक अधिकार की चर्चा किसमें की गई है? भाग 3 में। तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भाग 3 में बताइए क्या है, तो दोस्तों इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। क्या है दोस्तों? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, तो भाग 3 में अगर आपसे पूछे कि क्या है तो इसमें है मौलिक अधिकार। अगर मैं बात करूं कि बताइए भाग 2 में नागरिकता जो है कहां से किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो दोस्तों इसमें अनुच्छेद जो है नागरिकता में भाग 2 में अनुच्छेद जो है इसमें दोस्तों अनुच्छेद इसमें 5 से लेके 11 तक को रखा गया है। यानी अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जो आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नागरिकता की बातें कही गई हैं कि अगर कोई विदेशी नागरिक है वो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसके लिए यहाँ 5 वर्ष रहने पड़ेंगे या उसके माता पिता को यहाँ पहले से रहने पड़ेंगे। दोस्तों बहुत सारी बातें हैं। और या फिर वो अपने देश से अगर यहाँ आया तो वहाँ की नागरिकता उसे त्यागनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये जो चर्चा की गई है ये अनुच्छेद 5 से 11 में। और मौलिक अधिकार की बात करें दोस्तों तो ये जो है अनुच्छेद इसे 12 से 35 तक रखा गया है। कहाँ से कहाँ तक दोस्तों? 12 से 35 तक रखा गया है। किसको? मौलिक अधिकार को। 12 से 35 तक के जो अनुच्छेद आप पढ़िएगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकार की बातें कही गई हैं। अब आते हैं दोस्तों भाग 4। भाग 4 में क्या है दोस्तों? नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ था कि नीति निर्देशक तत्व में क्या होता है कि कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार कोई कानून बनाती है तो उनको ये नीति निर्देशक तत्व के तहत कानून बनाना पड़ता है कि जो लोग के हित में हो, जनता के हित की बातें हो, ना कि उसके हित की बातें ना हो। तो भाग 4 में जो है दोस्तों इसमें क्या कही गई बातें हैं? नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व की जो बातें हैं दोस्तों वो भाग 4 में कही गई हैं। नीति निर्देशक तत्व। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व। अब देखिए दोस्तों भाग
4 का क में, यानी भाग 4 का क कहिए या भाग 4 का फर्स्ट कहिए, इसमें क्या कही गई बातें हैं दोस्तों, ये मूल कर्तव्य है। क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य। अब समझिएगा दोस्तों, मूल कर्तव्य का मतलब क्या हुआ। मूल कर्तव्य का तात्पर्य ये हुआ कि मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तो आपकी हक की बातें हैं, लेकिन मौलिक कर्तव्य का मतलब ये हुआ कि आपका ये कर्तव्य बनता है, बातों से ही स्पष्ट है कि कर्तव्य, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि किसी व्यक्ति के प्रति अपनी क्या संवेदना रखनी चाहिए, हमें अपने राष्ट्र के प्रति, हमें अपने राज्य के प्रति, हमें अपने देश के प्रति भावना रखना चाहिए। तो ये सभी बातें जो हैं, ये सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे सरकारी निजी संपत्तियों को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, सभी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत बातें आते हैं। अब जो है दोस्तों, इसमें मौलिक कर्तव्य की संख्या जो थी प्रारंभ में 10 थी, लेकिन संविधानिक 42वें संविधानिक संशोधन के द्वारा, कौन से संविधानिक संशोधन? 42वां संविधानिक संशोधन के द्वारा जो है दोस्तों, इसमें एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। तो वर्तमान में जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या है, वर्तमान में जो है दोस्तों वो मौलिक कर्तव्य हैं कितने? 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? 11 हैं। वर्तमान में जो है दोस्तों मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो देखिए 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा क्या जोड़ा गया, इसमें कहा गया कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे को, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे को माता पिता को दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल पढ़ने के लिए भेजे। कहने का मतलब कि 6 टू 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजे। क्या भेजे? स्कूल भेजे। ये जो है माता पिता का दायित्व था। तो ये जो है मौलिक कर्तव्य 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में कही गई बातें हैं। इसमें कहा गया कि ये 6 से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे को स्कूल भेजे वो पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है दोस्तों? वो 11 हैं। और ये जो कही गई बातें थी, ये जो मौलिक कर्तव्य इसमें बच्चे की कही गई बातें वाला जोड़ा गया, ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया दोस्तों? वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों? 86वें संविधान संशोधन द्वारा। तो दोस्तों 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे के माता पिता का दायित्व बनता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजे। अब दोस्तों आते हैं कि ये मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था वो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। ठीक है, कर्तव्य को जोड़ा गया। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब ऐड किया गया, तो 42वें संविधानिक संशोधन द्वारा वो जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य में अगर पूछे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजने की बातें किस संविधान संशोधन द्वारा कहा गया, तो वो था 86वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखिएगा कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को स्कूल भेजे, हर माता पिता का दायित्व होता है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वो है 11। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11 है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं, अब आते हैं दोस्तों भाग 6। भाग 6 हमारा क्या कहता है देखिएगा। भाग 6 जो है इसमें कही गई बातें हैं कि इसमें केंद्र सरकार अपनी कार्यपालिका की चर्चा किया गया। जैसे कि इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ये जितने संसद होते हैं इन सब के कार्यपालिका की चर्चा जो है दोस्तों वो भाग किसमें? भाग 5 में की गई है। किसमें की गई है? भाग 5 में की गई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भाग 5 में जो है केंद्र सरकार की कार्यपालिका, केंद्र सरकार की कार्यपालिका। ठीक है दोस्तों, पालिका। ठीक है दोस्तों, केंद्र सरकार की कार्यपालिका की चर्चा, केंद्र सरकार की कार्यपालिका की चर्चा। तो ध्यान रखिएगा कि अगर पूछे बताइए भाग 5 में क्या है, तो दोस्तों उसमें है केंद्र सरकार की कार्यपालिका की चर्चा। अब आते हैं कार्यपालिका की चर्चा में क्या, जैसे मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, राज्यसभा जितने होते हैं वे सभी की चर्चा जो है भाग 5 में की गई है। अब आते हैं भाग 6 में। भाग 6 में जो है ठीक अब आती है राज्य सरकार की कार्यपालिका की चर्चा। तो यहाँ क्या आएगी भाग 6 में दोस्तों? राज्य सरकार की कार्यपालिका की चर्चा, राज्य सरकार की कार्यपालिका की चर्चा। ठीक है दोस्तों,
पालिका की चर्चा, ठीक है, राज्य सरकार की कार्यपालिका की चर्चा। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए राज्य सरकार के कार्यपालिका की चर्चा किस भाग में है, तो दोस्तों वो है भाग 6। अब आते हैं दोस्तों भाग 8। भाग 8 में क्या कहा गया है दोस्तों, इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच, कहने का मतलब जो केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है इनके बीच संबंध के बारे में बताया गया है कि ये किस में अपने अपने कानून अलग तरह से बनाएंगे। जैसे कि मान के चलिए राज्य मार्ग वो राज्य सरकार बनाती है और एनएच जो है नेशनल हाईवे वो केंद्र सरकार बनाती है। तो दोस्तों इसमें जो है ये केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में दर्शाया गया है। तो इसमें क्या क्या है दोस्तों, भाग 8 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध, ठीक है दोस्तों, राज्य के बीच संबंध की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, संबंध की चर्चा की गई है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछे कि बताइए केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है दोस्तों, तो वो किस भाग में किया गया है, तो वो है भाग 8। अब आते हैं दोस्तों भाग 9। भाग 9 में क्या है दोस्तों, सबसे पहला भाग 9 में आता है पंचायती राज, और उसके बाद भाग 9 का क में आता है नगर पालिका, और उसके बाद आता है भाग 9 के ख में आता है कि सहकारी समिति। क्या आता है, सहकारी समिति। तो देखिए दोस्तों भाग 9 में अगर आपको पूछे तो इसमें आता है पंचायती राज। क्या आता है, पंचायती राज्य। ठीक है दोस्तों, पंचायती राज्य। और भाग 9 का ख में आता है इसमें नगर पालिका। क्या आता है, नगर पालिका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, भाग 9 का क में अगर पूछे तो नगर पालिका, और भाग 9 का ख में क्या आता है दोस्तों, सहकारी समिति। ठीक है दोस्तों, सहकारी समिति। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछे कि बताइए भाग 9 में क्या आता है, तो वो आता है पंचायती राज। भाग 9 के ख में क्या आता है, वो आता है नगर पालिका, और भाग 9 के क में क्या आता है, नगर पालिका। भाग 9 के ख में क्या आता है, सहकारी समिति। अब समझिएगा सहकारी समिति क्या होता है। कोई प्राइवेट लिमिटेड अगर मान के चलिए वो अपना व्यापार बहुत ज़्यादा फैला लिया है, वो अगर चाहता है कि वो अपनी कंपनी जो है वो सरकार के अधीन कुछ करे और कुछ अपने अधीन रखे, तो वो सहकारी समिति के अंतर्गत आता है। जैसे मान के चलिए कुछ, जैसे इसमें सरकार भी इन्वॉल्व रहते हैं और कुछ निजी रहते हैं, कुछ निजी रहते हैं। तो ये दोनों मिलके जो हैं दोस्तों सहकारी समिति बनाते हैं, सहकारी समिति बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मान के चलिए अपने यहाँ सुधा, जैसे कि सुधा जानते हैं वो क्या है, सुधा कंपनी क्या है दोस्तों, तो वो सहकारी समिति बन चुकी है। तो सहकारी का मतलब हुआ उसमें कुछ प्रॉफिट तो उसमें सरकार का रहता है, कुछ इन्वेस्टमेंट तो सरकार का रहता है और कुछ निजी रहता है। ये दोनों मिलके सहकारी समिति, ये ना ही पूर्ण रूप से सरकारी है और ना ही पूर्ण रूप से प्राइवेट है, तो ये सहकारी समिति है। अब आते हैं दोस्तों भाग 10 में। भाग 10 में दोस्तों क्या कहा गया है वो समझिएगा। भाग 10 में कही गई बातें जो हैं दोस्तों, वो सबसे पहले ये आप समझिए कि सहकारी समिति क्या होती है, वो तो आप समझ गए होंगे कि सहकारी समिति जो है इसमें कुछ हक निजी रहता है और कुछ हक सरकारी रहता है। ठीक है दोस्तों, कुछ हक निजी रहता है, कुछ हक सरकारी रहता है, उसे ही सहकारी समिति कहते हैं। अब दोस्तों भाग 10 की बात करते हैं दोस्तों। भाग 10 में जो है वो अनुसूचित जनजाति की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है, अनुसूचित जनजाति की। और भाग 11 में जो है दोस्तों वो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बीच संबंध की चर्चा की गई है। कहने का मतलब केंद्र सरकार के प्रशासनिक विभाग और राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा भाग 10 में जो है दोस्तों इसमें अनुसूचित जनजाति की चर्चा, अनुसूचित जनजाति की चर्चा। ठीक है दोस्तों, या फिर आप इसे कह सकते हैं SC ST की चर्चा। ठीक है दोस्तों, SC ST की चर्चा वो किस भाग में की गई दोस्तों, भाग 10 में। अब आते हैं दोस्तों भाग 11 में। इस भाग में क्या है दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्ति का
संबंध है दोस्तों। विधायी शक्ति का संबंध कहने का मतलब उन दोनों के कार्यपालिका का संबंध दर्शाया गया। ठीक है, केंद्र एवं राज्य के बीच, इसे ऐसा कह सकते हैं केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा, ये भी हुआ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है भाग 11 में वो है केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। ठीक है दोस्तों, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा क्या है? शक्ति का बंटवारा। ठीक है दोस्तों, बंटवारा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक की बातें आप समझ पाए होंगे। बाकी बात दोस्तों, आज हमने भाग 11 तक किए हैं दोस्तों। इसके बाद जो इसका अगला भाग है वो मैं पार्ट 2 में बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं तक इसे रोकता हूं। मैं एक बार इन सबको आपको रिकॉल कर दूं कि बताइए भाग 1 में कौन सी कही गई बातें हैं। तो दोस्तों राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा की गई है। भाग 2 में नागरिकता की चर्चा की गई है। भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व की चर्चा की गई है। भाग 4 का क में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में केंद्र सरकार की कार्यपालिका की चर्चा की गई है। भाग 6 में राज्य सरकार की कार्यपालिका की चर्चा की गई है। भाग 8 में केंद्र और राज्य के बीच संबंध की चर्चा की गई है। भाग 9 में पंचायती राज्य की चर्चा की गई है। भाग 9 का क में नगर पालिका है। भाग 9 के ख में सहकारी समिति की बातें कही गई हैं। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति की चर्चा किया गया है, या SC ST आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद भाग 11 में केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि यहाँ तक की क्लासें आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसका अगला पार्ट 2 लेके। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए विदा लेता हूँ।